Hi everyone, this is Sharda. Welcome to the channel Access for Success Coaching. सो SBI जे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, देख सकते हैं आप। मैंने PDF ओपन करके रखा है। आपको यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी SBI जे के बारे में। तो 2021 का फर्स्ट जो वैकेंसी है आउट हो चुकी है जूनियर एसोसिएट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिया हुआ है आपको 27 अप्रैल से 17 यानी कि मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। हम उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं कि क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं, क्या चेंजेस हुए हैं या ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। ओके, किस पोस्ट के लिए है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, यानी कि क्लरिकल पोस्ट की है ये। जूनियर एसोसिएट मतलब क्लर्क के पोस्ट की होती है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली, केवल एक ही स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से भी भर दिया या यूपी से भर लिया। बहुत लोग होते हैं कि जहाँ पे मतलब वैकेंसी ज़्यादा होती है उस स्टेट से फॉर्म भरते हैं फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली आप किसी से भी भरो, कहीं से भी भरो, एक ही स्टेट से भरना है आपको, ठीक है, नॉट मोर देन वन। Candidates can appear for the test only under this recruitment project. ओके पर्टिकुलर स्टेट। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताएंगे, नहीं तो मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है ये शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करते हो उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, बोलने के लिए, और आपको समझ में भी आनी चाहिए। ऐसा दिया, ऐसा नहीं है कि चलो महाराष्ट्र में वैकेंसी ज़्यादा है, हम महाराष्ट्र से फॉर्म फिल करते हैं और आप बिलोंग करते बिहार से और आपको मराठी आती नहीं है, तो इस स्टेट में अगर आप प्री और मेन एग्ज़ाम आप पास भी कर लेते हो, क्लेरिफाई अगर मतलब आपका हो जाता है क्लियर, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आप अगर उसमें फेल हो जाओगे ना, मराठी नहीं आएगी तो आपको फिर फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उसी स्टेट से भरो जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको पता हो। और नीचे वहाँ पे जो स्टेट है उसकी लैंग्वेज कौन कौन सी है ये नीचे यहाँ पे दिया गया, हम देखेंगे आगे नेक्स्ट मतलब आगे देखेंगे। तो और क्या दिया है यहाँ पे, इन द स्पेसिफाइड ओके ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। ओके जो मेन है उसी पे बात करेंगे हम। द टेस्ट फॉर नॉलेज स्पेसिफाइड विल बी कंडक्टेड सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, जो भी आपका नॉलेज का टेस्ट है वो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में लिया जाएगा। मतलब प्री और मेन एग्जाम के बारे में एक छोटा सा वो लोग इंटरव्यू टाइप में कराएंगे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे देख लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि आपको आता है या नहीं वो लैंग्वेज। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, आप पढ़िए पूरा PDF। ओके, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। क्या बोला है, इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। ओके, बैंक ज्वाइन करने के पहले और मेन एग्जाम के बाद एक छोटा सा आपसे टेस्ट लिया जाएगा कि आप उस जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी, उसकी लैंग्वेज आप बोल पाएंगे या नहीं, आपको आती है या नहीं, ठीक है। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। ओके, वो तो बराबर है। मेन एग्जाम अगर ये या दिस टेस्ट बोला, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अगर उसमें आप फेल हो जाओगे तो उनको ऑफर नहीं किया जाएगा अपॉइंटमेंट। मतलब प्री और मेन एग्जाम होने के बाद भी अगर आप लैंग्वेज में फेल हो जाते हो तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये तो बहुत रिस्क का काम हो जाएगा, इसलिए वही अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आपको जो लैंग्वेज आती है, जिस स्टेट में ज़्यादा हो, अगर आपको उसको लैंग्वेज आती है तो आप भरिए, अगर नहीं भी आती, अगर आप सीख पाएंगे उस टाइम ड्यूरेशन में तो ठीक है, ठीक है। तो क्या है, कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th सर्टिफिकेट, 1 मिनट, 10th and 12th standard mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test। इसका मतलब 10th और 12th की मार्कशीट में, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में हूँ और अगर मैं महाराष्ट्र में अप्लाई किया है, ठीक है, और मुझे महाराष्ट्र में अगर मैंने अप्लाई किया तो पोस्टिंग भी मेरी महाराष्ट्र में होगी। इसका मतलब कि मुझे मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, तो इन्होंने तो बोला है कि मेन एग्ज़ाम के बाद में आपका टेस्ट होगा। अगर 10th और 12th के मार्कशीट में अगर मैंने मराठी लैंग्वेज सीखी है, उसमें मेंशन किया है कि मराठी लैंग्वेज मैंने 10th में और 12th में सीखा है, तो मेरा वो टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। उनका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। अगर 10th और 12th में आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिसमें आपकी पोस्टिंग होगी, अगर वो आपने पढ़ी है 10th और 12th में, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है कि
प्री एग्ज़ाम होगा और उसके बाद हाँ प्री एग्ज़ाम जो है उसका डेट क्या है, जून मंथ में होगा। और जो मेन एग्ज़ाम है उसका तो डेट आ गया है, मतलब एग्जैक्ट वैसे टेंटेटिवली वो लोग लिखते हैं लेकिन होता उसी डेट पे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि चलो टेंटेटिवली लिखा है यानी कि आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसी डेट पे वो होगा यहाँ पे मेन एग्ज़ाम। और जून आगे पीछे हो सकता है, मतलब डेट आगे पीछे हो सकती है, महीना वही होगा। और यहाँ पे मेन एग्ज़ाम का भी डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है 31st। ओके, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, हाँ 31 जुलाई में होगा। ओके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक रेगुलरली बैंक्स वेबसाइट। ओके ठीक है, यहाँ पे ये SBI करियर है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि प्री का एग्ज़ाम का डेट आया है या नहीं है। ओके, और नीचे वैकेंसी देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है वो देख लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी दी है अहमदाबाद में। हाँ, यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी दिया है कि अगर आप अहमदाबाद सर्कल में है वैकेंसी, स्टेट गुजरात है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए आपको, गुजराती आनी चाहिए। नीचे दिया है बेंगलोर कर्नाटका, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, कन्नड़ा। मतलब आपको अगर कन्फ्यूज़न भी है कि मुझे स्टेट से भरना है तो मुझे कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज जो है मेंशन करके दिया है आपको, ठीक है। और ये है SC ST OBC EWS के लिए अलग से है वैकेंसी, और ये जनरल की है, और ये टोटल यहाँ पे आ गई है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी गुजरात में ही है। देखिए यहाँ पे 902 वैकेंसी है यहाँ पे सबसे टोटल, और सब स्टेट में तो कम दिख रहा है टोटल में। हाँ, सबसे ज़्यादा गुजरात में दिख रहा है, गुजरात में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट बाद में निकाल के आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि एक एक स्टेट का अगर मैं बताती जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये तो वैकेंसी है। आगे हम लोग एज क्वालिफिकेशन फ़ीस वो सब देख लेंगे। आगे क्या जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या दिखे, एज लिमिट, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, एज लिमिट तो दिया है नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबो 28 ईयर्स। ओके, 20 से कम नहीं चलेगा, 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ पे दिया है, मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2021 को आपका एज 28 से कम होना चाहिए, हाँ, और 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा दिया है यहाँ पे। आप कैलसी में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका उतना एज बैठता है या नहीं है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है कि नॉट अर्लियर देन 1993 के पहले बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और 2001 के बाद बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दोनों भी उनको ऐड कर दिया जाएगा, उसके अंदर ऐड किया है, मतलब दोनों ने। तो 28 मैक्स है और 28 जो है मिनिमम एज है इतना भरने के लिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो देखते हैं कैटेगरी वाइज दिया है, SC ST के लिए 5 साल का है एज रिलैक्सेशन, OBC वाले के लिए 3 ईयर्स। अभी एज रिलैक्सेशन कैसे हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 28 ईयर्स मैक्स एज है ना, तो अगर 28, ये तो जनरल वालों के लिए कि 28 मैक्स होना चाहिए, लेकिन कोई बंदा या बंदी SC और ST से बिलोंग करता है, अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 5 साल रिलैक्सेशन है। मतलब 28 + 5 करेंगे हम लोग, 28 + 5 कितना आ जाएगा, 33। मतलब अगर उनका एज 33 भी होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं मैक्स एज, ये रिलैक्सेशन के लिए। OBC 3 ईयर्स है, यानी कि 28 मैक्स है, ठीक है, तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि 31। अगर 31 तक भी उनका ऐड कर देंगे बस उतना साल, अगर 31 तक का भी मतलब उनका मैक्स एज है तो वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे 10 ईयर देखिए PWD के लिए, फिर उसके बाद में 15 13 ऐसे एज रिलैक्सेशन दिया गया, और एक्स सर्विस मैन वो सब विडो वगैरह के लिए अलग से दिया गया। तो आप बाद में देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। फिर हम लोग और क्या देखें, 1 मिनट, ओके, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है उतना। जनरल आप BA BCA या डिग्री करके रखा है आपने, कोई भी एक BA की भी डिग्री यहाँ पे चल जाती है, ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, खाली डिग्री होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद एज का देख लिया हमने, वैकेंसी देख लिया है हमने, डेट भी देख लिया है हमने। अभी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है ये सब दिया है यहाँ पे। ओके, नाउ कम टू द सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग, मोटा मोटा देख लेते हैं, तो सब पढ़ते बैठेंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसके अंदर, देखिए यहाँ पे द सिलेक्शन विल कंसिडर ऑनलाइन टेस्ट, प्री और मेन एग्जाम, 2 एग्जाम होंगे, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। ओके, फेज़ 1 में होगा, प्री एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा ये, और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। नीचे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसमें इंग्लिश आती है, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है जिसको क्वांट भी बोला जाता है, और रीजनिंग एबिलिटी बोला जाता है, मतलब रीजनिंग। तो ये तीन सब्जेक्ट ही आएंगे इसके अंदर, तीन ही आएंगे आपको। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है 30, 35, 35, और यहाँ पे मैक्स मार्क्स भी दिए है, और इनका अलग अलग इंडिविजुअल 20 मिनट्स का होता है। जैसे आप स्टार्ट किया तो इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, 20 मिनट्स होगा। जैसे 20 मिनट्स ओवर हो जाएंगे, आपके सामने जो है पीसी पे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो नेक्स्ट है उसका सेशन चालू हो जाएगा। फिर वैसे 20 मिनट्स ओवर हो गए तो लास्ट में क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसी वे में है, उसी रैंक में होगा, कोई भी लैंग्वेज पहले आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का आ सकता है उसके ऊपर, ठीक है। रीजनिंग वैसे मोस्ट ऑफ तो आता नहीं है, फर्स्ट तो इंग्लिश ही आता है, ठीक है। तो ऐसा विंडो आएगा वहाँ पे 20 मिनट्स के बाद में, वो अपने आप ओवर होके नेक्स्ट पे स्विच करेगा, फिर हमको सॉल्व करना है बस। और नीचे क्या दिया गया है कि हाँ, प्री एग्जाम में आपको जितने भी, प्री एग्जाम इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स। अभी एसबीआई में ये एक फ़ायदा है कि आईबीपीएस में कैसे सेक्शनल कट ऑफ हो जाता है। जैसे इंग्लिश में अगर आप सेक्शनल अगर कट ऑफ 10 है तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है, लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई में क्या है कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। सपोज अगर कट ऑफ जो है 100 में से 80 चली जाती है, और आपका मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में मिला के अगर 80 आ जाता है, और इंग्लिश में आपको 0 भी मार्क्स मिलते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आप क्लियर कर लेते हो प्री एग्ज़ाम। लेकिन आईबीपीएस के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। आईबीपीएस का क्लर्क और जो पीओ है वो अलग होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि 80 मार्क्स दिए है उन्होंने, मतलब ओवरऑल कट ऑफ तो होता ही है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। जैसे कि आपको इंग्लिश में अगर 10 मार्क्स सेक्शनल है तो 10 लाने ही हैं, मैथ्स में अगर 8 है तो 8 लानी है, ऐसा है। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं होता है, मतलब मिनिमम क्वालिफाई आपको, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में 10 लाना ही है तो ही आप पास करोगे, ऐसा इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे कि दे विल बी नेगेटिव मार्क्स, ओके, रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4 होता है, 1/4 होता है। जैसे कि हाँ, 1/4 मार्क का निगेटिव आंसर होता है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो एक क्वेश्चन तो रॉन्ग है, वो तो मार्क्स कटेंगे ही आपके। उसके अलावा 0.25 यानी कि 1 रुपये में से 54 आपको फिर से फाइन देना पड़ेगा, मतलब 54 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा उतना। सपोज 2 क्वेश्चन किया है आपने, 2 क्वेश्चन किया है, उसमें से एक राइट हुआ है और आपका एक रॉन्ग हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, अगर आपके दोनों क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपका एक राइट हुआ है और एक रॉन्ग हुआ है, तो एक क्वेश्चन जो राइट हुआ है उसका आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा, ओके। लेकिन एक क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है उसका 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन में से अगर आपने एक सही किया और एक रॉन्ग किया तो आपको टोटल 0.75 मार्क्स मिलेंगे, ना कि 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जो एक रॉन्ग किया है आपने उसके लिए वो 0.25 जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ में आया पूरा, ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रॉन्ग आंसर, ओके। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इसके अंदर। आप अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आप उसके अंदर 0 भी ला सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपको दोनों में उसमें कवर करना पड़ेगा, मतलब जो टोटल कट ऑफ मार्क्स होता है दोनों में लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि चलो इंग्लिश में 0 लाएंगे तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है, लेकिन क्योंकि मेन एग्जाम में चाहिए, स्कोर इंग्लिश की वजह से ही बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे क्या है, मेन एग्जामिनेशन। ये मेन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट आएंगे आपको। जनरल अवेयरनेस होता है जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बोला जाता है, करंट अफेयर्स भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा, फिर रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये दोनों जो है सब्जेक्ट जो है ऐड होके आते हैं। वैसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हाँ। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ मार्क्स है, और ये उनका अलग अलग इंडिविजुअल टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्री एग्जाम में आप कितने भी 100 में से 100 भी अगर मार्क्स लाते हो तो वो मेन एग्जाम में आपका ऐड नहीं होता है, वो खाली नेचर इन क्वालिफाइंग होता है, वो उसका मेन एग्जाम से और प्री एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो प्री एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिल गए तो आप मेन एग्जाम में ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्री एग्जाम खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसका मेन एग्जाम में कोई रोल नहीं होता है, ओके। वो खाली क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। हमने टेस्ट भी दिए, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, एज देख लिया, फीस नहीं देखा, ठीक है। वैकेंसी देख ली, ओके। फिर क्या देखेंगे, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया है, शेड्यूल्ड इन जून, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन, ओके, ठीक है। देखते हैं आगे जो इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग। फिर आगे क्या है, हाँ, ये पे स्केल यहाँ पे दिया है, चलो ठीक है, जितना भी हो गवर्नमेंट जॉब है हो क्या। ये देखिए यहाँ पे पे स्केल दिया है, यहाँ पे 17,900, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे कुछ दिया रहता है जो कि बहुत समझ में नहीं आता है उतना, क्या है ये देखिए यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग आपका 17,900 ये पे स्केल दिया है यहाँ पे, उसके बाद में 1,000 दिया है और
3 करके लिखा है ऐसे स्लैश करके। इसका मतलब क्या होता है कि 17,900 तो आपकी पेमेंट हो जाएगी जो कि बेसिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1,000 3 साल तक जब आप काम करते हो तो इसमें 3 साल मतलब 3 इंक्रीमेंट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो 3 इंक्रीमेंट होते हैं वो 1,000 के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे 17,900 अगर आपका बेसिक पे है तो एक इंक्रीमेंट पे 1,000 बढ़ेगा, फिर दूसरे इंक्रीमेंट पे 1,000 बढ़ेगा, यानी कि 3 इंक्रीमेंट 1,000 वाले होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपकी जब सैलरी 20,900 रुपये हो जाएगी। इजी है ना, क्योंकि 17,000 के बाद अगर 3 इंक्रीमेंट आप 1,000 की होती है तो 18,000, 19,000, 20,000, तो 3 इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 20,900 हो जाएगी। फिर 20,900 जब आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 3 इंक्रीमेंट के बाद, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट कितने बढ़ेंगे, फिर 3 इंक्रीमेंट होगा, और वो भी 1230 का फिर से 3 इंक्रीमेंट होगा। अब वो ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो 1230 का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे 3, वो भी 3 बार के लिए। फिर 1200 1200 1230 ऐसे अगर 12 चौबीस 36 36 90, ठीक है, यानी कि 3,690 अगर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग तो पूरा यहाँ पे मिला के इतना हो जाएगा 24,500। फिर मतलब ये ऐसा दिया है कि 17,000 अगर आपको बेसिक पे मिल रहा है यहाँ पे तो ये 1,000 का इंक्रीमेंट होगा, और वो भी 3 इंक्रीमेंट, ये 3 है, ये नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स है, और ये अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट दिया है 1,000, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना आपको। तो स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाएगी 19,900, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 17,900 दिया है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये SBI है तो यहाँ पे आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि देखिए एक इंक्रीमेंट 1,000 का है तो 2 इंक्रीमेंट कितने का होगा 2,000 का होगा, यानी कि 17,900 की जगह आपको 19,900 यहाँ पे बेसिक सैलरी मिलेगी, क्योंकि 2,000 ऐड किया हुआ है, क्योंकि SBI है। तो अदर बैंक के क्लर्क की बजाय मतलब उनके कंपेरिजन में SBI में आपको इंक्रीमेंट एडवांस में मिलते हैं, मतलब बढ़ा के मिलते हैं बेसिक पे में, चाहे वो PO की जॉब हो या फिर क्लर्क की जॉब हो, उसमें आपको ऐड करके मिलता है। मतलब 2 इंक्रीमेंट जो भी है 2 4 जो ऐसा मेंशन किया जाता है वहाँ पे, तो उनको उनमें ऐड करके मिला जाता है, यानी कि एज कंपेरिजन टू अदर बैंक PO एंड क्लर्क SBI प्रोवाइड्स एडवांस।